ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन आईसीटी खोफोरी चैनल। आईसीटी खोफोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुरवेश नायक आप सभी का आईसीटी खोफोरी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीटी खोफोरी चैनल के जो व्यूअर्स ने ये चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी को नोटिफिकेशन मिल रही है एजुकेशन के। जो नए व्यूअर्स है, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उन सभी को गूगल में www.ictcoforyou टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आपके घर तक एजुकेशन की वीडियो की लिंक मिलती रहे और आप भी इस वीडियो के थ्रू अपनी जो भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी है वो सॉल्व कर सके। सेकंड, आईसीटी खोफोरी गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से आपको जो भी आपके आईसीटी खोफोरी के जो भी वीडियोस है उनकी लिंक अब आईसीटी खोफोरी ऐप के ऊपर भी आ सकती है। यानी आईसीटी खोफोरी ऐप के ऊपर आपको गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड वर्जन वाले अपने हिसाब से अपने जो भी एंड्रॉइड वर्जन में जो ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर भी आपको बहुत सारी 1 to 12 स्टैंडर्ड तक की लिंक मिल सकती है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक की लिंक, बहुत सारे वीडियोस के लिंक और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको बोर्ड पे मिल सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल्स उसके अंदर 1 to 12 इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम के मिल सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं आप उस ऐप को भी फ्री में है, एजुकेशन के नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। जैसा कि जानते हैं, हम अपने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर पे आ गए। इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हम है आज, उसी के बारे में हम आपको एक करेंगे, कर देंगे। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखे। बोल कर नहीं करके दिखाओ क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। काफी अच्छा कोर्स है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हमें समझा रहा है। ये समझना है हमें, बोलकर नहीं। हम बोलेंगे इतना परसेंटेज आने वाले हैं हमारे, हमने इतने 10th में लाए थे, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम ये करेंगे, वो बोलना नहीं है, करके दिखाओ। लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। दिखा दो A1 A2, दिखा दो 70%। अब अपने लिमिट के हिसाब से आप कुछ करके दिखाओ। लोगों को देखना पसंद है, सुनना नहीं। बोलकर नहीं, करके दिखाओ क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। 80-90 स्कोर करके दिखाओ, फिर आप कुछ नहीं बोलो, आपका काम बोलेगा, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक अच्छे से अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th और लास्ट चैप्टर इस इकोनॉमिक्स के बोर्ड के स्टैंडर्ड के अंदर लास्ट चैप्टर है इमर्जिंग इश्यू इन इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर है मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, प्लेस बेस्ड एंड रीजन बेस्ड, सेकंड कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, नेचुरल, effect of migration, positive, negative, then urbanization, meaning of urbanization, positive effect and negative effect of urbanization, measures to reduce the problem of urbanization, and infrastructure services, that is health, education, electricity, railway and petroleum. So start our chapter with this, that is introduction. Major economic changes were brought about in 1991 which are identified as economic reforms. Liberalization, privatization, globalization have changed Indian economy completely, and as a result, Indian economy is being considered as one of the fastest growing economy in the world. 1991 से पहले की इकोनॉमी और 1991 के बाद की इकोनॉमी में आसमान जमीन का फर्क है। उससे पहले जो था उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, रूल, रेगुलेशन बहुत थे और हमारा जो अचीवमेंट था, हमारा जो इकोनॉमिकल रेट था, ग्लोबल रेट था, सॉरी एचडीआई का रेट था, पीक्यूआरआई का रेट, वो काफी लो रेट पे चल रहा था। मगर आफ्टर 1991 ऑफ रिफॉर्म्स एंड इन द लिबरलाइजेशन, प्राइवेट, एलपीजी के अंदर जो भी हमारा चेंजेस हुआ, that is completely change our economy. That is one of the changes, and these changes is going very fast. उस चेंजेस में बहुत सारे बूस्टअप मिले, बहुत सारे एरिया को डेवलप किया हमने। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन आर द कंसीडर एज अ गिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री। कंट्री के अंदर माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन जो कंसीडर हुआ, माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन हुआ, उनसे जो
आगे बढ़ी, उनसे डेवलपमेंट और ग्रोथ के ज्यादा चांसेस रहे. इट इज नॉट एन ऑल ऑफ exaggerate statement. In the same way, infrastructure facilities are said to prerequisites of for economic development, and hence it is directly related to the migration and urbanization. Infrastructure facilities are the combination of the facilities which are essential for the economic development and economic prosperity of a country. कोई भी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट करने के लिए हमें दो तरह के अच्छी तरह से हमारे हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और उसके साथ वो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू कंप्लीट दिस ऑल. हमें ये दोनों के ऊपर कंट्रोल करना है, उसके ऊपर डायरेक्शन देनी है और उससे आगे बढ़ना है. Thus, in this chapter we will understand economic development and prosperity. इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी जो समृद्धि है, उनका जो प्रॉस्पेरिटी पोर्शन है, उनको एक्सेप्ट करते हैं हम. जैसे माइग्रेशन अर्बनाइजेशन हुआ, उनसे बहुत सारा चेंजेस आया, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को भी हमें बढ़ाना पड़ा. ये सभी ड्यू टू सम ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी रिजल्ट. And migration, urbanization are the key factor for the development. So first of all, we are going to discuss of the definition of migration. The phenomenon of migration became faster with rapid increase in economic growth, in which a person has started moving away from his native place and settling in the distant place in search of employment to give stability to his family and to attain a higher standard of living. माइग्रेशन का मतलब हम सामान्य अर्थ में अगर जनरल मीनिंग में हम देखें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना है, मगर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इकोनॉमिक्स के अंदर जो बात होती है डेफिनेशन की, वो हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है माइग्रेशन को लेके. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज माइग्रेशन मींस चेंजेस वन प्लेस moving from one place to another place and settling in the another place, but classical definition of the migration is given below. Definition: migration refer to movement of person from one place to another place away from native place, either within or outside the country for job, occupation, business, or in search of better standard of living on a permanent basis. Permanent basis is very very important. 1-2 साल हम रहते हैं और फिर से हमने घर पे जा. It is not one type of migration. In migration refer to movement of a person from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह, away from the native place, अपने गांव से अपने नेटिव यानी अपना नेटिव प्लेस से अगर अपना जो गांव है वो छोड़ के आइदर विद इन उनके दूसरे जगह और आउटसाइड द कंट्री या दूसरे कंट्री के अंदर वो जॉब के लिए या कोई प्रोफेशन के लिए या कुछ बिजनेस के लिए अगर वो जाते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं, परमानेंटली वहां रहते हैं, तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन इट कैन बी सेड अबाउट माइग्रेशन दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री, अपने कंट्री में ही या दूसरे कंट्री में. अगर अपने कंट्री की बात हो रही है तो स्टेट अलग अलग, सिटी अलग अलग, उसके अंदर वहां परमानेंटली लॉन्ग टर्म वो सेटल हो जाते हैं. सेकंड, इट इज डन फॉर अ जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और अ बेटरमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अपनी जीवन धोरण को अच्छी तरह से बेटर करने के लिए, अपनी जो रहनी कहनी है उनको बेटर करने के लिए, जॉब के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए या बिजनेस के लिए अगर वो लोग जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है. नाउ वी आर कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन के टाइप्स काफी अच्छी तरह से आपको ध्यान में लेने हैं. सेक्शन बी के अंदर या सेक्शन सी के अंदर शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं. काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट. 11.1.2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन in detail, let's study the types of migration on the basis of following information. Let us understand the types of migration. There are two main types. First is place-based classification and second is region-based classification. In place-based classification, there are two main parts. Internal migration, second international migration. Internal migration and international migration are two parts of place-based, and region-based, that is pull and push. Pull migration to attraction and migration to compulsion. Attraction यानी आकर्षण, जिसके हम डीप में देखेंगे, मगर दो तरह के रीजन हो सकते हैं, एक अट्रैक्शन और कंपल्सन. कंपल्सन ऑपोजिट देन अट्रैक्शन. तो पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर. फर्स्ट माइग्रेशन बेस्ड ऑन द प्लेसेस दैट आर डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन. फर्स्ट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन. यू हैव बीन आस्क्ड इन सेक्शन बी और सेक्शन सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन फॉर द प्लेस बेस्ड, गिव इन डिटेल एंड गिव द एग्जांपल. सो माइग्रेशन इन international manner,
The movement of a person from one place to another place within the geographical boundary of a country is known as international migration. इंटरनल माइग्रेशन के अंदर किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही लेना है, दो अलग अलग स्टेट में माइग्रेट कर सकते हैं, या एक स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं. वी आर नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम अवर बाउंड्री. For example, when a person from a Gujarat settle in the another state or city, or when person from the any state or city settle in a Gujarat, there are known as a internal migration. Now, second is very opposite than it, that is international migration. Movement of person from one country to another country is known as international migration. इंडिया वाले अगर कनाडा, कनाडा वाले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया में आते हैं, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशन, फॉर द बिजनेस और द बेटरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड लिविंग, दिस ऑल आर कंसीडर ऑन द परमानेंट बेसिस आर नोन एज इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनल के अंदर हमारे देश के कोई भी हमारे बाउंड्री को हमें नहीं छोड़ना है, और इंटरनेशनल के अंदर वो बाउंड्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना है और सेटल होना है, और पर्पस तो है वही होगा, ऑक्यूपेशन, जॉब, बिजनेस, JOB जॉब, J दैट इज जॉब, O that is occupation, B that is business. ये JOB को ध्यान में रखना है, और बेटरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर ये परमानेंट बेस पे अगर हम करते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट. दैट इज द प्लेस बेस्ड, प्लेस, इंटरनल प्लेस, इंटरनेशनल प्लेस. नाउ रीजन बेस. There are two types of reason based migration, that is migration due to pull factor, migration due to push factor. Pull factor, that is called attraction factor. When a person gets attracted to lifestyle and modern infrastructure facility of the urban areas and migrate there, it is known as a migration due to pull factor. बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे वांट टू डू समथिंग देन द विलेज एरिया और रूरल एरिया, एंड दे वांट टू बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट for the attraction of the other people in the urban area, so that they migrate that place from one to another. यानी कोई पब्लिक ऐसा समझते हैं कि हम अपनी जगह नहीं दूसरी जगह जाके हम रहना चाहते हैं, और वहाँ की जो रीत रस्म है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हमसे काफ़ी अच्छी है, वहाँ हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होने का चांसेस है, तो वो अट्रैक्ट होके जो अपने प्लेस को परमानेंटली छोड़ देते हैं और दूसरे प्लेस में सेटल हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर. इट इज नोन एज अ माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर. फॉर एग्जांपल, द माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी कैन बी considered as a migration due to pull factors, because compared to the village better life, transportation, communication system, education, health service, etc. are available in the cities along with their wide-ranging job opportunity and business prospect. यानी अगर हम ये बात करें कि गांव के लोग अगर सिटी में आते हैं, it is known as a migration due to pull factor. Why? Because in cities area they want some good transportation facility, they want communication system facility, they want some the education, some health service, so that they have to put down their village area and they have compelled to come in migration area, city area. So it is called migration of pull factor. In some way, in the same way, for the same type of attraction in the other countries, when people migrate to other countries to settle the permanently, it is known as a migration due to pull factor. ऐसे बहुत सारे हम भी सोचते हैं कि इंडिया में ऐसा है, अगर बाहर के कंट्री में जाएंगे, यूएसए में ऐसा है, कनाडा में ऐसा है, हमारी बेटरमेंट होगी, हम यहाँ जितना पढ़ते हैं, जितना कमाते हैं, उससे वहाँ अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी होगी, वहाँ से इंडिया में डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो रहा है, यहाँ ऐसा है वैसा है. अगर ऐसा सोच के हम अगर दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर, यानी अट्रैक्शन ऑफ नॉट अवर इन अवर स्टेट और अदर स्टेट, बट वी आर ऑल्सो अट्रैक्ट विद अदर कंट्रीज से. तो कंट्री को अट्रैक्शन करके भी हम बाहर जा सकते हैं. इट इज कॉल्ड माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर. पुल फैक्टर के अंदर कंपल्सरी नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन यू. आप अगर करना चाहते हो तो अट्रैक्ट होकर आप एक सेटल होने के लिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हो. नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर. पुश फैक्टर दैट इज कॉल्ड कंपल्सन. हियर इट इज टोटली different than pull. When people living to village are forced to leave their village due to lack of business or occupational opportunity, or when there are limited educational facilities, and when they are forcibly pushed to their cities, it is known as a forcible migration और माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर. यहाँ पे ध्यान में रखो, माइग्रेशन पुश फैक्टर के अंदर कंपल्सरी फोर्स से ही उनको जाना पड़ता है कि कोई धंधा रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है ऑक्यूपेशन की, तो परिवार का गुजारा चलाने के लिए भी हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह सेटल हो जाना पड़ेगा. अगर वहां रहेंगे तो 2 टाइम के खाने के लिए भी हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशन जो कंपल्सरी है,
यानी धक्का लगाते हैं, पुश फैक्टर, पुश यानी धक्का लगाना, अपने आप को धक्का लगाना पड़ेगा कि अगर कुछ कमाना है तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा, ये प्लेस छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह सेटल होना पड़ेगा. सो thus after its study of reason based migration can be first, and attraction based migration economically where of villagers move to cities for the better lifestyle, and the decision is voluntary. यहाँ पे voluntary reason है, वो लेना चाहेंगे तो आ सकते, नहीं लेना तो वहां सेटल हो, कोई बात नहीं. If the migration is based on the lack of facility to improve economic standard or employment opportunity for the economic vulnerable groups, it can be called forceful or compulsory migration. Forceful or compulsory migration, just two words for the push factor. Compulsory है या forceful है, उनसे हमें अगर एक प्लेस को छोड़ना पड़ता है तो इट इज कॉल्ड पुश फैक्टर्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ए, causes of migration. What are the causes of migration? Here four types of migration, that is economical, socially, इकोनॉमिकल. सेकंड 11.3 में आप देख सकते हैं 11.1.3.1 के अंदर आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज. सेकंड उसके अंदर बहुत सारे 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है. 11.3.2 के अंदर हम देखें सोशल के 2 पॉइंट है. 11.3.3 पॉलिटिकल, उनके 2 पॉइंट है. और नेचर कैलेमिटीज से 4 पॉइंट है हमारे. नेचर कैलेमिटीज, पॉलिटिकल, माइग्रेशन, इकोनॉमिकल, सोशल. कैसे याद रखने सभी पॉइंट? जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे. उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे 20 सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन डी और ई के लिए, वो सी डी ई के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे याद रखने हैं, कभी कैसे मेमोराइज करना है, उनकी ट्रिक क्या है, वो सभी हम रिवीजन राउंड में हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये चैप्टर ओवर होने के बाद बहुत सारे वीडियो हम बोर्ड के पेपर बेस में बनाने वाले हैं, तो ये चैनल को देखते रहिए. अब हम समझते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज, इकोनॉमिक्स कॉजेज. After study the types of migration, to understand migration is in a better way, it becomes necessary to study its causes. We can explain migration under 4 heads. First, economic causes. The main reason for the migration is economic यानी जहाँ पैसे की बात आती है, that is called economy. जहाँ पैसे के लिए अगर हमें छोड़ना पड़ता है वो इकोनॉमिक कॉजेज है. फर्स्ट इज फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल बिजनेस. आप समझ सकते हो एम्प्लॉयमेंट यानी जिसके पास काम धंधा नहीं है, उनको काम धंधा छोड़ के दूसरे जगह से एक जगह सेटल होना पड़ता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन या बिजनेस जो भी करने हैं, उनका मेन पर्पस होता है पैसे कमाने का. उसके एरिया के अंदर अगर वो नहीं कमा रहे हैं तो वो अपने आप वो बिजनेस छोड़ देंगे, वो प्लेस छोड़ देंगे और दूसरे गांव में से शहर में आएंगे या दूसरे प्लेस में जाएंगे और पैसे कमाने के लिए वो छोड़ सकते हैं. सेकंड इज एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रांसफर व्हेन अ पर्सन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी किसी की बदली होती है, यहाँ से वहां तक हमें जाना पड़ता है, वो ट्रांसफर से भी एक दूसरे प्लेस को हमें छोड़ना पड़ता है, दूसरा का एक्सेप्ट करना पड़ता है. अगर ग्रामीण बैंक के अंदर जॉब है तो 100% 2-3 साल के बाद वहां ट्रांसफर आती है, तो ट्रांसफर होते हैं तो हमें 100% उस प्लेस को छोड़ना पड़ेगा. अगर हमें ट्रांसफर नहीं लेनी है और हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा मनी है, तो हम नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा. इट इज नॉट पार्ट ऑफ माइग्रेशन. मगर अगर पैसे कमाने हैं, घर का गुजारा करना है, तो वी हैव टू कंपल्सरी लीव that place and we have to accept some of the other place. The transfer is the causes of economic causes. Third point is extend to natural resources. When a particular place has abundance of natural resources but relatively the population is low in that area, people migrate to that place. यानी किसी एक जगह जो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, बहुत सारी है वो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी, या फिर प्रेशियस रिसोर्सेस काफी ज्यादा है, मगर वहां पॉपुलेशन काफी लो है, तो उस एरिया में लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड, मेटालिक माइंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट माइनिंग एंड रिफाइनिंग रिक्वायर्स टेक्निकल इन लार्ज नंबर्स. ऐसे प्लेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल एडवाइजर, टेक्निकल वर्कर, टेक्निकल लेबर चाहिए, तो लोगों को वहां से वहां माइग्रेट होना पड़ेगा. सो पीपल माइग्रेट टू सच अ प्लेस लिविंग देयर विलेज और नेटिव प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ this type of migration is known as a extend to natural resources reason.
For example, migration to country like UAE, Australia, New Zealand, Canada, etc. These are the extent of nature resources. यानी उनके पास बहुत सारे कुदरती संपत्ति है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्सेज को अगर ऐसी पड़ी है, वहाँ टेक्निकल नॉलेज वाले नहीं है, तो वहाँ जाके उनको पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे से अच्छी तरह से अपना गुजारा कर सकेंगे। तो ऐसे कंट्री का नाम यहाँ पे दिया गया है UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। वहाँ बहुत सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज है और वहाँ कम लोग हो रहे, तो वहाँ जाना पड़ेगा। टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन, टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन के साथ भी इकोनॉमी जुड़ा है, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास अच्छा है, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर आपके पास अच्छी तरह से नॉलेज है, स्किल है, डिग्री है, और अगर आपको किसी भी जॉब के लिए जाना है, तो अगर आप एजुकेटेड है तो आप पैसा कमा सकोगे। दैट इज द बिहाइंड लॉजिक बिहाइंड इकोनॉमिक कॉजेस to attain better quality of education. When educational opportunity are limited any particular places and a person has hunger for the better education, he migrate the distance place which in due to course become permanent in nature. Fifth point is to get modern health service. When a person cannot acquire required health service in his own native, he has to leave that place and settle to other. अगर अच्छी हेल्थ है तो हम अच्छी तरह से कमा सकेंगे। हेल्थ अच्छी नहीं है, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ पे नर्सेस के शॉर्टेज है या डॉक्टर्स नहीं है, तो वहाँ हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि बार बार बीमार पड़े, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम कमाएंगे कैसे। डायरेक्टली हेल्थ इज रिलेटेड विथ अवर इकोनॉमिकल पर्पस, तो ऐसी जगह से हम वहाँ निकल जाएंगे और माइग्रेट हो जाएंगे। Planned migration यानी when a family plan to send one or more person away from the native place for the performing economic activity to distant place, it can be called a planned or organized economy। यानी कोई फैमिली मेंबर के अंदर 5 मेंबर है, उनमें से एक या दो के पास प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके पास स्किल है, पढ़े लिखे है, अच्छी तरह से वो अपने टेक्निकल नॉलेज से पैसा अर्न कर सकते, और जिस जगह पे रहते अगर उनके पास जैसे नॉलेज है उसके हिसाब से पैसे अर्न करने के सोर्स नहीं है, तो फैमिली उनको सेंड करेगी किसी एक पर्सन को कि आप वहां जाके सेटल हो जाओ, यहाँ आप हमें पैसे भेजते रहना और आपकी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी चलेगी, आप पैसे जो भेजेंगे उससे हमारा घर चलेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो प्लान माइग्रेशन है वो। व्हेन अ फैमिली प्लान टू सेंड वन और मोर पर्सन अवे फ्रॉम द नेटिव प्लेस फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू डिस्टेंस प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्लांट माइग्रेशन। ये बात हुई 6 पॉइंट हमारी इकोनॉमिकल। यहाँ सभी इकोनॉमिकल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे भी कंट्री है जो कंट्री वाले कि एक या दो मेंबर यहाँ से या इंडिया से कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ सेटल होके सभी मेंबर को धीरे धीरे वहाँ बुला लेते हैं और सेटल करवा देते हैं। तो ये एक प्लांट माइग्रेशन हुआ कि आप पहले जाओ वहाँ कमाओ, हमें कुछ ना कुछ तो उसके बाद हम भी सेटल होने के लिए वहाँ आएंगे। तो दिस आर द इकोनॉमिकल माइग्रेशन। नाउ सोशल कॉजेस, व्हाट आर द सोशल कॉजेस? along the economic reforms along with the economic factors, social factors also play an important role in migration। सोशल फैक्टर बहुत सारे रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के साथ साथ। फर्स्ट इज मैरिज, सेकंड इज टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम द सोशल राइटल्स। सबसे पहले मैरिज। आफ्टर मैरिज व्हेन अ वुमन लीव her native and migrate to live in a distant place with her husband, it is known as social, that is a tradition। जाना पड़ेगा मायके, तो 100% वहां से माइग्रेट होकर वहां ही सेटल होना है। Second point, to get respect from social relatives. A society in a village is traditional and orthodox to the great extent, while urban society has liberal thinking and modern lifestyle. The young and youth of the villagers get attracted to such lifestyle and like to settle in urban area to escape from the rigidity एंड रिचुअल ऑफ द रूरल एरिया। बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले, ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले है सोसाइटी के अंदर विलेज एरिया में ज्यादा है, तो अर्बन एरिया के अंदर थोड़ा लिबरल थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकिंग है, साइंटिफिक थिंकिंग है। तो वहाँ के यूथ जो है वो ऐसी ऑर्थोडॉक्स के अंदर रहना नहीं चाहते, रिजिडली एंड रिचुअल रूरल में रहने वाले लोग ऐसा नहीं समझेंगे, और वो 100% यूथ जो है, यंग जनरेशन है, वो विलेज को छोड़ के लाइफस्टाइल जो सिटी एरिया की है, अर्बन एरिया की है, वहां अट्रैक्ट होकर वहां आने वाले हैं। सो इट इज सोशल कॉजेस। नाउ पॉलिटिकल कॉजेस, देयर आर टू पॉलिटिकल फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड फॉर द माइग्रेशन। फर्स्ट इज वॉर एंड अनरेस्ट। इन व्हिच एवर एरिया
when war take place time and again, there will be unrest in that area, and people of the place will prefer to migrate to another area or where they need not have to live in the constant fear and insecurity and can live a peacefully and secure life. So they migrate from disturbed to the peaceful, distributed, disturbed to the peaceful place. यानी जहाँ वॉर होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको थोड़ा पीस चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए। तो जहाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं तो वहाँ वो नहीं रहेंगे। 100% ऐसी जगह से वो अपने प्लेस से हटा के दूसरी जहाँ उनको पीस मिले, जहाँ उनको एक सिक्योरिटी मिले, वहाँ वो पीसफुली लाइफ जीना चाहते हैं। These are the political causes. Avoid frictions. Whenever riding and frictions occur, people will prefer not to stay there and they will migrate to peaceful place. ऐसे आप हमें अभी देखा कि जहाँ दंगा होता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत फ्रिक्शंस, लोगों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को काटने मारने के लिए रेडी हो जाते थे। ऐसी जगह जो काम पीपल है पीसफुली लाइफ जीने वाले वहां से चले ही जाएंगे। दीज आर द अवॉइड फ्रिक्शंस। नाउ नेचर कैलेमिटीज, फ्रिक्शंस यानी एक तरह का घर्षण, तालमेल नहीं मिलना, लोगों के ख्याल नहीं मिलना, ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेंगे। Fourth point is natural calamities or environment factors. The place which are affected frequently by the natural calamities like famine, earthquake, volcanoes, etc. see large-scale migration of the people due to search of safety. जहाँ जहाँ अर्थक्वेक होते हैं, फेमाइन होते हैं, वॉल्केनोस निकलते हैं, वहाँ लोग नहीं ज्यादा पसंद करेंगे। दे वांट सेफ्टी इन देयर लाइफ, वो सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, वहां से निकल जाएंगे। सम ऑफ टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटी द माइग्रेशन टेक प्लेस, ऑल्सो द इंक्लूडिंग द माइग्रेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। फॉर एग्जांपल द माइग्रेशन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सरदार सरोवर रोजगार योजना, सरदार सरोवर योजना इन गुजरात can be called as a developed migration. Likewise, a national park afforestation in adopted people are made move the different areas which is also known as a development migration. Development migration के बारे में अगर हम सोचे तो यहाँ पे दो तरह के माइग्रेशन हो सकते हैं। एक तो किसी जगह पे अगर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि यहाँ देखा सरदार सरोवर योजना के आजू बाजू के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कंपलसरी वहां से हटाना पड़ा और दूसरी जगह गवर्नमेंट को सेटल करना पड़ा। अगर रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, नेशनल हाईवे बन रहे, तो ऐसी जगह पे अगर बीच में किसी के रेसिडेंशियल एरिया आते तो उनको भी वहां से छोड़ना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां के एरिया के अगर स्लम्स एरिया है या कोई भी झोपड़पट्टी आ रही है या कोई भी पक्के मकान आ रहे हैं तो उनको भी गवर्नमेंट पैसे देके दूसरी जगह सेटल करेगी। दिस आर द प्रोसीजर फॉर द नेचुरल कैलेमिटीज, गवर्नमेंट डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनसे हमें 100% गवर्नमेंट का साथ देना पड़ता है। डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है उसके अंदर हम बाधा रूप नहीं होने चाहिए। ये तो बात हुई हमारे टाइप्स की, कॉजेज की। अब इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन से क्या इफेक्ट हुई, आपको पता है दो तरह की इफेक्ट हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्केट इंपॉर्टेंट। सेक्शन ई के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, और सेक्शन डी के अंदर राइट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन और राइट अ शॉर्ट नोट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। सो कीप इन माइंड दैट दिस इज वेरी वेरी important for board exam। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन क्वेश्चन, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन वाला। आपको पॉजिटिव इफेक्ट सेक्शन डी में पूछी जा सकती है और नेगेटिव इफेक्ट सेक्शन डी के अंदर पूछी जा सकती है, या डायरेक्ट आपको सेक्शन ई के अंदर भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, so keep in mind it, very very important question for board। Positive effect of the migration. First, the positive effect of the migration on the different sectors of an economy, individual, family, society, and the nations. The beneficial and development such factors are as follow. Growth of income. The main objectives of the migration is income generation। हम कौन से क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, और इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर है, यानी जो इफेक्ट पॉजिटिव होती है माइग्रेशन से हमारी, उनके अंदर हम ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है माइग्रेशन की पॉजिटिव इफेक्ट की। सबसे पहले हम बात करें
कि पॉजिटिव इफेक्ट जो है माइग्रेशन की, उसमें ग्रोथ ऑफ इनकम बढ़ी हमारी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइग्रेशन इस इनकम जनरेशन। सभी को पता है कि गांव में अगर नहीं है कोई धंधा व्यापार रोजगार तो हम इनकम को अर्न करने के लिए सिटी एरिया में या दूसरे एरिया के अंदर हम आते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइग्रेशन इज इनकम जनरेशन एंड राइजेस द इनकम। दोस हु मूव टू सिटी फ्रॉम विलेज for livelihood and send a major portion of their income to their families, which improve the standard of living of those in village। जो विलेज में रहते हैं अपने रिश्तेदार, अपने घर के फैमिली मेंबर, उनको वो एक तरह की हेल्प करते हैं। अर्बन में आके वो कुछ ना कुछ काम धंधा कमाते हैं और उनकी इनकम ग्रोथ होती है तो वो पैसे गांव में भेजते हैं जहां वो उनके फादर मदर या कोई भी रहता है तो उनकी भी इकोनॉमी वहां से चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ मनी ऑर्डर इकोनॉमी। वन टाइप ऑफ पैसे कमाओ, मनी ऑर्डर करो, उनकी इकोनॉमी को आप चलाओ। मोर एवर इज शेयर फ्रॉम that income is also invested in agriculture, which remarkably improve the production and productivity and agriculture sector। उनकी इनकम जो वो कमाते हैं और वो बेचते हैं अपने फैमिली मेंबर को, उन फैमिली मेंबर को मिलने वाली इनकम से वो अगर फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ फील्ड के अंदर पैसे निवेश करना चाहते हैं तो वो उनका यूज कर सकते हो उस पैसे का। इट हैज बीन सीन इन द रिसेंट पास्ट दैट द मनी अर्न बाय देम इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस एंड एग्रो इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डेवलप। यानी वहाँ जो सिटी एरिया के अंदर वो कमाते हैं उन पैसे से वो गांव में पैसे बेचते हैं तो उनकी एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस एग्रो इंडस्ट्रीज वो सभी अच्छी तरह से उनकी फसल भी अच्छी हो सकती है उनके पैसे से। सेकंड इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन द पीपल ऑफ आवर कंट्री माइग्रेट टू अदर कंट्री दे सेंड अ पार्ट of their earning to their families, also invest a business trading and industries which increase the foreign exchange of our country, enabling a faster economic growth and economic development। अगर अच्छी तरह से फास्टली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारे पीपल ऐसे भी है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर अच्छी तरह से इंडिया में रह के अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जो उसको नॉलेज मिला वो बाहर की कंट्री में जाके हमारी कंट्री को भी अर्न किया हुआ पैसा भेजते हैं और हमारे फॉरेन करेंसी को भी वो बढ़ा सकते हैं। तो व्हेन द पीपल ऑफ आवर कंट्री माइग्रेट टू अदर कंट्री दे सेंड अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग to their family, also they invest the business trading and industries which increase the foreign exchange of our country, enabling a faster economic growth and economic development of country। Since the new economic reforms of 1991 migration has rapidly increased, resulting into greater inflow of the foreign exchange and economic development has been taking place at the faster pace। यानी इनका जनरेट करने का जो लेबर लैंड कैपिटल इंटरप्रीनर के बाद अच्छी तरह से मूवमेंट करने की बात आई तो 1991 के पहले जो एलपीजी नहीं हुआ था उनसे पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, अच्छी तरह से हम मूव नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नॉलेज स्किल है तो भी हम बाहर जाके कुछ ना कुछ कमाने के बारे में सोच नहीं सकते थे। मगर जब एलपीजी 1991 में हुआ, पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ तो उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे पीपल अच्छी तरह से माइग्रेट हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से आना जाना, लेन देन, बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ रहा है। बाहर जाके हम जितना इंडिया में नहीं कमाते उतनी ही मेहनत करके बाहर हम डबल कमा सकते हैं। तो उन इनकम को हम इंडिया में बेचते हैं और इंडिया के जो फैमिली मेंबर है वो कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाइक कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, ये दो पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखी। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है माइग्रेशन की? नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, 1 2 3 4, वहां पे 4 नेगेटिव इफेक्ट है। फर्स्ट, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सोशल एविल्स। ध्यान में रखो ये 4 जो हमारी अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव से डबल है। तो 6 पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में रखने, सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Along with positive effect, there are also negative effects seen from migration. People from village who migrate to cities are less educated, insufficient and lack expertise and are poor। जो बाहर के गांव के लोग हैं वो इंडिया के अंदर माइग्रेट होते हैं एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, तो वो लोग कैसे होते हैं? दे आर माइग्रेट फ्रॉम सिटीज आर लेस एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते। इनसफिशिएंट
एंड लैक एक्सपर्टाइज, वो एक किसी एक के अंदर अच्छी तरह से अपना एक्सपर्टाइज नहीं है, वो उनके पास ऐसे कौशल्य नहीं है, उनके पास ऐसी वैसे गुणे नहीं है, इतना उसके पास होना चाहिए वो नहीं होता, आर पुअर और काफी पुअर होते हैं। फॉर सच लेस एजुकेटेड इनसफिशिएंट पीपल wages level are low and opportunities labor intensive areas are limited in cities। उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अपग्रेड नॉलेज नहीं है उसके पास, तो ऐसे कंडीशन के अंदर उनको जो जॉब मिलेगी वो लेबर इंटेंसिव मिलेगी, मगर लेबर इंटेंसिव सिटी के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रीज या कोई भी एरिया के अंदर नहीं है, तो उनको अपने हिसाब से लो रेट पे उनको काम करना पड़ेगा, लो वेजेस में काम करना पड़ेगा, और जो इफेक्ट होगी वो लो वेजेस वाले वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। when less educated when less educated, insufficient and untrained village people who are poor migrate to cities, they are forced to live in the periphery of the cities due to low income and result in the uncontrolled urbanization. Moreover, hutment and slums area are expanded and their alternative in the cities, so slums expand अनकंट्रोलेबिलिटी। जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को लेबर इंटेंसिव मेथड के ऊपर, लो रेट के वेजेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उनके जो सिटी एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जो इनकम कम होती है, तो वो अच्छे लोकेलिटी में अपने घर को बचा नहीं सकते, घर नहीं ले सकते, क्योंकि हाई एरिया के अंदर रेट भी ज्यादा होते हैं, तो उनको ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहाँ लो रेट के पीपल रहते हैं, जैसे जो स्लम्स एरिया है, हटमेंट एरिया, वहां रहना पड़ता है, और वहां इनिशियली उनका एरिया धीरे 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 करके ऐसे एरिया भी बढ़ते जाते हैं। Shortage of infrastructure facility and unorganized urbanization, hutment and dirty slums availing dwelling make the local administrative ineffective, as they are unable to provide enough water, drainage, road, transportation, communication, toilets, education, schools, health service, etc. The result in serious health issue, as poor class are affected by the serious life threatening disease। जो अच्छी तरह से पढ़े लिखे नहीं है, स्किल उसके पास नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों को कम तनख्वाह मिलेगी, अच्छे उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनकम के अर्निंग सोर्सेज काफी कम रहेंगे, तो ऐसे लोग जो है उनके लिए भी अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे टॉयलेट्स की, एजुकेशन की, स्कूल्स की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। मगर अनलिमिटेड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां 10 लाख से 20 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, तो सफिशिएंट नहीं है कि सभी को ये फैसिलिटी मिले। उससे रिजल्ट होगा कि हेल्थ के प्रॉब्लम, अगर 2 के 3 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर या 4 के 5 लाख पॉपुलेशन के ऊपर अगर 10,000 12,000 डॉक्टर तो सफिशिएंट है, मगर पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, नेचुरल बर्थ हो रहे हैं या बाहर से लोग आ रहे हैं या हम हमारी लिमिट बढ़ा रहे हैं, उससे अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ फैसिलिटी, हेल्थ की, डॉक्टर की, नर्सिस की, मेडिसिन की अगर इतनी जल्दी नहीं दे रहे हैं, तो हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। पुअर पर्सन आर नॉट एबल टू पे देयर फीस टू हायर number of doctors, so that 100% there are so many diseases are there. It is some of the shortage of infrastructure facility and resulting into tempting disease in Indian economy. Third point is problem of environmental pollution. As hutments and dirty slums dwelling increases, due to which there arises shortage of toilets, drainage facility, along with shortage of waste removal system, increasing the environmental pollution. This problem becomes serious issue as a result of migration. The best example cities are Ahmedabad, Ankleshwar, Surat, Mumbai, Kolkata and Delhi. दिल्ली के अंदर, सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और उसके पास रहने के लिए मकान नहीं होते, हटमेंट एरिया और डर्टी एरिया के अंदर वो रहते हैं, और उनके जो भी
उनके लिए जो ड्रेनेज की सिस्टम, टॉयलेट की सिस्टम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उनका शॉर्टेज है, उसकी वजह से बहुत सारे वेस्ट रिमूवल सिस्टम उनके पास नहीं होती, तो बहुत सारे स्लम्स एरिया के अंदर डर्टीनेस हम देख सकते हैं, बदबू आती है आजू बाजू देखने के लिए भी। हम वहां से अगर गुजरते हैं तो नाक बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन यानी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के प्रॉब्लम और लैंड पॉल्यूशन के प्रॉब्लम भी रहते हैं। हम समझते हैं कि अंकलेश्वर के अंदर हम जाएंगे तो बदबू आने लगी। बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे स्लम्स एरिया, बहुत सारे वहाँ पे है। सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत सारे मिस्ट, बहुत सारे हम देख सकते हैं कि अगर सुबह में निकलते तो पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा है, तो एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहेगी, व्हीकल के अंदर से जो धुआं निकलेगा, तो ये सभी प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। पॉइंट in their above mentioned cities, there are insufficient public transportation which force people to seek alternative transportation, resulting in serious problem of their air pollution, especially in the Ahmedabad. In the same way, noise pollution and water pollution are also in problem. Fourth point is social evils. People who migrate from village to cities in search of higher and regular income, when not able to get expected job for lifestyle, sometimes resort to antisocial activity like a trade, loot, etc., leading to disturbance in the social life of cities. Social frictions arises among people because of difference in the language, culture, and lifestyle. So social evils is one of the important part of that. People who are migrate from other cities, other village to cities, they are not getting at their expected job, as they are no any having idea about their uh, skills or then training, then some of their degrees, they haven't any this type of jobs, then they have to compulsorily do some lower rate wages. In this sense, they have not they are not fulfill their needs, their requirements, their demand, so that they are going with some antisocial activities like theft, loots, some murders. These are all activity done in economy. So there are totally disturbance in social life, and there are also frictions some arising among the people, so that the different language are also there, culture are also different, so they are putting some majority in terms of the area. So some people are not ready with this type of people. So हम समझ सकते हैं कि जिसके पास जॉब है मगर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो 100% ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और कुछ ना कुछ हमारे पूरे सोशल के बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे। ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। Now next point is very similar to migration, but it is called urbanization. Urbanization के point के ऊपर हम जा रहे हैं, काफी important point है। Urbanization is the result of the economic development, because due to economic development, industries and infrastructure facilities improve and expand. This leads to a shift labor from agriculture sector to industries and service sectors, which makes urbanization faster. डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? लोग देखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें अच्छी तरह से पैसे नहीं मिल रहे, तो वी आर गो विद इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रीज के अंदर आप देख सकते हो बिग एंड हैवी इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, उसके बाद टाइनी इंडस्ट्रीज, सम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर वो अट्रैक्ट होंगे अपने जो प्राइमरी बिजनेस, सेक्टर जो एग्रीकल्चर, उनको छोड़ के वो ऐसे एरिया के अंदर आएंगे। मगर ऐसे एरिया कहाँ पे होने वाला है? इट इज नॉट पॉसिबल इन विलेज एरिया। एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी आर फैसिलिटेड बाय village area, so they have to move their native place from one native place to cities area. उनके पास विलेज में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो वो they have to move from other area and they have to settle down in cities area. So these are the one of the urbanization. अर्बनाइजेशन के अंदर दो बात ध्यान में रहनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के अंदर वो कन्वर्ट होंगे एग्रीकल्चर के अंदर से, गांव में से सिटी एरिया के अंदर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो दिस आर द वन ऑफ द मेजरिंग अर्बनाइजेशन। Now definition. In the 1951, the definition of the town or a city was very broad, but in 1961 the definition become narrow. हम जानते हैं कि 1951 से पहले काफी अच्छी तरह से इजीली हम डिफाइन कर दे, वेरी easy to identify, but after 1961, in 81, 71, 81, 91, 2001, the definition of the urban is very strict. All those areas which are planned or managed by the municipal corporation or cantonment board or notified town area,
जिस एरिया के अंदर महानगर पालिका है, कॉर्पोरेशन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड टाउन एरिया है, उसके अंदर जो 3 बातें यहाँ है वो कंपलसरी होगी तो ही हम अर्बन उसे कह सकेंगे। फर्स्ट इज 5000 और मोर पॉपुलेशन लिव इन दैट एरिया। जिस एरिया के अंदर 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। व्हाट आर द मेजरिंग रोल फॉर द डिफाइन द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए कौन सी 3 आवश्यक कंडीशन है, क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया इज वेरी क्लियर हियर। 5000 और मोर पॉपुलेशन हैव टू, यानी 5000 से अगर कम है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिटी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अर्बनाइज। 75% और मोर पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। मोर पॉपुलेशन जो 75% है, अगर 5000 से ज्यादा इनकम पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर और उनके 75% है, यानी थर्ड फोर अगर पर्सन वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी इंडस्ट्री और सर्विस के अंदर वो एंगेज है, वो कमा रहे हैं ऐसे एरिया के अंदर से, इंडस्ट्री और सर्विस एरिया के अंदर वो कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर एरिया में नहीं कमा रहे हैं, कितने 75%। और थर्ड, इफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज 400 मोर पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 400 से ज्यादा अगर कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी है, ये तीनों कंडीशन अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते देन इट इज नोन एज ए अर्बन एरिया। फॉर दैट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization in the entire world is on the rise, and if this continues by the 2050, 2/3 of our world population will be in urban areas। यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रहा है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतनी मूवमेंट फास्ट हो रही है, तो एक वहां पे एक प्रिडिक्शन यानी प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि अगर ऐसा चलता रहा तो 2050 के अंदर हमारी टोटल पॉपुलेशन की 2/3 पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है उनसे 2/3 पॉपुलेशन विल बी ऑन अर्बन एरिया, यानी 1/3 ही रहेंगे, यानी 3 में से 2 हम पॉपुलेशन को अर्बन एरिया के अंदर पाएंगे और 3 में से 1% को हम सिर्फ विलेज एरिया के अंदर पाएंगे। तो दिस आर द प्रिडिक्शन ऑफ 2050 के 2/3 अगर ऐसे होंगे, 2/3 वहां अर्बन में नजर आएंगे और 1/3 ही विलेज में रहेंगे। Yes, इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी स्लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। हम जानते हैं ब्रिटिश वाले पक्के थे, अपने ही बारे में सोचते थे, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा स्लो था। द प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन वाज वेरी स्लो। वहां के टाइम में लोग गांव में होते, गांव में ही रहना पसंद करते थे, ब्रिटिशर के हाथ में नहीं आना चाहते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेंस अर्बनाइजेशन हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस बट एट द स्लोअर पेस। मगर सेकंड 1951 के बाद प्लानिंग कमीशन आया, 1996 के सेकंड प्लानिंग के अंदर, फायर प्लानिंग के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का मेन मोटो हुआ, तो उनसे धीरे धीरे जो प्रोसीजर है वो फास्ट होने लगी। मगर 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, ड्यू टू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वेरियस इंटेंसिव टू इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ा देने की बात हुई और उससे जो फास्ट हुआ हमारा मूवमेंट, उससे हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ा। द पॉलिसी टू इंकरेज सर्विस सेक्टर आल्सो रिजल्टेड इन द फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। जनरली 3 टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन टेक प्लेस। 3 तरह से अर्बनाइजेशन हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि गांव के लोग यहाँ आते हैं तो आबादी बढ़ जाती है और अर्बनाइजेशन हुआ, ऐसा नहीं है। 3 स्टेजेस हैं उसके अर्बनाइजेशन होने के, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। व्हिच आर द 3 टाइप फॉर द अर्बनाइजेशन टेक प्लेस? द फर्स्ट इज इन टाउन एंड सिटीज, बर्थ रेट टेंड टू बी हायर than the death rate, and hence the urban population increase at the higher rate, which is known as a natural population growth. Natural population growth, that means if the birth rate is tend to higher than the death rate, initially अगर death कम हो रहे हैं, birth rate ज्यादा हो रहा है, that is called natural population growth। ये एक तरीका है। Second, due to change in the definition of the village and the town areas, many rural areas have been upgraded and merge into cities, which result in the increase in the urban population। For example, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, उनकी एरिया बढ़ रहे हैं, लिमिट उनकी बढ़ रही है, तो जहां विलेज एरिया थे वो विलेज एरिया को इनबिल्ड कर देते हैं टाउन एरिया के अंदर। तो जो पॉपुलेशन पहले ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत के अंदर कैलकुलेशन होती है, वो महानगर पालिका, नगर पालिका में हो जाती है। तो ऐसे एरिया के अंदर जो है वो अपने आप
मेंबर बढ़ जाते हैं। यानी अगर एग्जांपल दे, पहले कौसाड़ अमरोली गांव में था, मगर अब सूरत के अंदर वो विलेज एरिया के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, टाउन एरिया चेंज हो रहा है, लिमिट चेंज हो रही है, लिमिट बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली अर्बनाइजेशन के अंदर वो लोग गिने जाते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया विच इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन। जो लास्ट पॉइंट हमने सभी जानते हैं कि विलेज में से अगर सिटी एरिया में आते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, बट इट इज नॉट part of that. It is not compulsory. Urbanization means the transfer to village to or rural to urban area. But 2 points are also important. First is birth rate tends to be higher than the death rate. It is the natural population growth. And second, due to changes in the definition of the village and town areas. अगर definition change होती है village की, town की, limit बढ़ाते हैं तो भी वो include हो जाते हैं city area के अंदर. It is one of the part of urbanization. Thus, from the above study, we can conclude that after independence, the process of urbanization started, and since economic reform 1991, there has been continuous rises in that process, and a clear picture of urbanization can be got from the statistical representation that follow. First, in 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, ये जो 1961, 71, 81, 91 के अंदर जो परसेंटेज थे अर्बन पॉपुलेशन के, वो हम नजर करें तो 17%, 19%, 23%, 4% बढ़ गया, 23 to 25, 2% बढ़ा, बट आफ्टर 1991 वी कैन फाइंड आउट 25 to 27, 25 to 31, यानी 6% अर्बनाइजेशन हुआ. In the last census of Indian economy, these are the table. So on the basis of the study of above statistical, it can be said that according to the 2011 census, 37.7 crores lives in urban area. जो लास्ट सेंसस हुई जिसके अंदर 121.02 करोड़ हमारी आबादी थी, उनमें से 37.7 करोड़ लिव इन अर्बन एरिया. अर्बन एरिया के अंदर 37.7 करोड़ लोग रहते हैं. दैट मीन्स 31.16% ऑफ दैट, यानी अप्रोक्सीमेटली 32% लिविंग in urban area. The rest of the 68% are still in rural area. So it is a one type of statistical data. Now effect of the urbanization is now next point of this chapter. Effect of the urbanization, very important, and very important for section E also, for 5 marks. Effect of urbanization. India is only second to China in process of urbanization. At present, it can be said that urbanization is taking place at faster rate, which indicates a fast rate of economic development. This has resulted in various effects. This effect can be studied in 2 parts. India is only second to China. China के यहाँ जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके बाद इंडिया का. उसका मतलब क्या है कि इंडिया ग्रोथ में, डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. उनका अट्रैक्शन देख के अर्बनाइजेशन हो रहा है. तो उनके 2 रिजल्ट आए हमारे पास, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर हम देखें इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ध्यान में रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कौन कौन सी हो सकती है. पहले हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी मेन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है. वो बढ़ी. क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ, लोग वहां से यहाँ पे आए, और यहाँ अगर आ रहे हैं और उनको कुछ काम मिल रहा है, वो काम मिल रहा है, दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है. वो वहां विलेज एरिया में कुछ नहीं कमा रहे थे या कम कमा रहे थे, सिटी एरिया के अंदर आके उनके पास ज्यादा इनकम है. अब इनकम ज्यादा आती है, नेचुरली वी आर गोइंग फॉर द बाइंग, गोइंग फॉर डिमांडिंग. सो परचेसिंग पावर इज हायर. दैट मीन्स इट लीड्स इनकम राइज एंड इट लीड्स परचेसिंग पावर. अगर राइज हुई उनकी इनकम तो परचेसिंग पावर भी बढ़ा, और परचेसिंग पावर से क्या हुआ, दे हैव टू इंक्रीज द डिमांड. राइज इन द परचेसिंग पावर नेसेसिटीज द सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्रीज. उनकी जो डिमांड है, उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला कि इतनी इनकम थी और इतनी डिमांड थी. डिमांड को सेटल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. दैट मीन्स इंडस्ट्री आर सेट अप फॉर द फुलफिल दैट डिमांड. अब इंडस्ट्रीज होगी तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करने वाले लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल होने चाहिए. फोर्स ऑफ फैक्टर
अगर उनके पास नहीं है तो इंडस्ट्रीज का हम कॉन्सेप्ट भी नहीं सोच सकते। तो उन सभी को भी दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। दैट मीन्स इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड द साइकिल कीप्स मूविंग ऑन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सभी अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सभी फैसिलिटी आ रही है। अगर बैंक पहले 5 थी अब 10 हो रही, इंश्योरेंस 2 या 3 थी अब ज्यादा हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पहले 2 या 3 अगर बसेस है वो 10-12 हो रही है, रेलवे के अंदर 2 या 3 है तो वो भी बढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस पार्टी का सब कुछ बढ़ा रही है। कम्युनिकेशन पहले BSNL 2-3 कंपनी थी, अब बहुत सारी कंपनी LPG के बाद आई, 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन भी बहुत सारा हुआ। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जैसे जैसे ऐसी फैसिलिटी बढ़ी, लोगों के पास इनकम आने लगी, इनकम से उनकी जेब गर्म हुई, वो डिमांड करने लगे, परचेसिंग पावर बढ़ा। उन परचेसिंग पावर बढ़ने से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को 100% दूसरा इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ा। इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ, डेट मीन्स दे क्रिएट सम अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस आवर opportunity can lead the demand and this cycle moving on and on and on. So these are the positive effects. Second is reduction in the poverty. Poverty and unemployment are the mutually independent. Due to urbanization, industries and service sector create large scale employment in cities which reduce poverty. Moreover, rural poor and unemployed who come to urban areas get employment according to their capabilities, which also leads their reduction in poverty. अर्बनाइजेशन हुआ, उसका रीजन ये है कि गांव के अंदर उनके पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं था, यहाँ आए, कमाए, कमाने से उनकी इनकम बढ़ी, पॉवर्टी रिड्यूस हुई और धीरे धीरे करके वो सर्विस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जितने अपना नॉलेज है, जितना स्किल है, उसके हिसाब से कमाने लगे। सो पॉवर्टी यहाँ अर्बनाइजेशन में रिडक्शन हुई। कल्चरल डेवलपमेंट इन सिटीज, एडवांस एजुकेशनल फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड थ्रू that an individual can attain around development which improve personality and the individual makes him the culture individual of society. Apart from these libraries which modern amenities, book stall and various culture programs, यानी एक दूसरे कल्चर के साथ वो मिलने लगे, बाहर के लोग यहाँ आने लगे, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कल्चर, हम उनके बहुत सारे जो अच्छे पॉइंट्स थे वो हम एडॉप्ट करने लगे, उससे कल्चर ये रिवॉल्यूशन हुआ है। बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी बुक्स, अच्छे मॉडर्न टेक्निक्स भी सीखने को मिली हमें। तो ये पूरा डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्राम उनके थे वो हम देखने लगे, अच्छी तरह से हम भी एंजॉय करने लगे। तो एक कल्चर अटैचमेंट हुआ। अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस, due to the process of urbanization, population in urban areas rises which cater to various requirement for the better health along with the education. Today we can see number of multi-special hospital flowing in cities like Ahmedabad, where ultra modern treatment is available for every disease in one place. Moreover, government and local self government also start hospitals which are directly benefit the poor and the middle class in the society, and that influence positively in the health and the productivity of the people. यानी अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस हुई, उनसे क्या हुआ कि हेल्थ के बारे में लोग कॉन्शियस होने लगे। एक ही छत के नीचे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्थ सर्विस स्टार्ट होने लगी, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस। यानी अगर बोन्स के प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम है, नोज के, थ्रोट के, ईयर के, या हार्ट के, या किडनी के, कोई भी प्रॉब्लम, गायनेक कोई प्रॉब्लम है, तो भी एक छत के नीचे हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन से अट्रैक्ट होने लगे लोग। तो एक अल्ट्रा मॉडर्न, और गवर्नमेंट भी ऐसा सोचने लगे, सेल्फ लोकल बॉडी भी ऐसे सोचने लगे कि एक ऐसी बेनिफिशियरी होनी चाहिए जो पुअर और मिडिल क्लास पर्सन को भी। दैट इज द बेनिफिट, व्हाई? बिकॉज वी कैन फाइंड आउट सो मेनी डॉक्टर्स, सो मेनी नर्सेस इन आवर एरिया एंड दे वांट फाइंड सम जॉब। वो बाहर के हैं, यहाँ आ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे, तो ऐसा मल्टीटास्किंग वर्क भी यहाँ होने लगे। दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दैट। Fifth is social effect. Modern thinking. The thinking of the people of the urban areas is modern because compared to village, cities have better education, cultural development, and the modern means of the communication. This makes them quickly adopt themselves to modern world by way of the decency and the dignity on the word in the words actions through action thought lifestyle.
यानी जो मॉडर्न थिंकिंग था, जो लोग जो गांव वाले वो उनकी सोच पुरानी होती है, वो ऑर्थोडॉक्स थोड़े है, अच्छी तरह से साइंटिफिकली अडोप्ट नहीं कर सकते। मगर जो सिटी एरिया के लोग हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, कल्चर डेवलपमेंट होते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन के मीन्स को कैसे यूज करना है, कैसे अच्छी तरह से उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने हैं, उनको ऐसा नॉलेज अच्छी तरह से याद रहता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न थिंकिंग का भी सोशल इफेक्ट पूरे इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन राइज इन द इनकम। अगर इनकम ज्यादा हो रही है तो लोग 1100 वाले मोबाइल को छोड़ के 11,000 वाले टच स्क्रीन को ही लेंगे। घर पे अगर इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रो ले लेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हाई हो रहा है। अपना बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती है, उसके साथ साथ वो लग्जरियस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हैं। दैट इज द बिग 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 बेनिफिट ऑफ द पॉजिटिव। सो अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। आपको सेक्शन ई के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। यू हैव टू राइट 6 पॉइंट ऑफ इट and write a short note in section D. That is very very important positive effect. Now negative effect of the urbanization. First is income inequalities. The first negative effect of the urbanization is income inequalities. On the other hand, in urban areas there are intellectual who are very highly educated entrepreneurs, business and magnates whose income level are very high, while on the other hand there are poor laborers who are illiterate, who do not have any skill and expertise, and who do not know anything expert physical labor, and hence their incomes is very low. Thus income inequalities are very obvious in urban area. Urban area के अंदर दो तरह के पार्ट हो जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, एमसीए है, डेवलपर है, तो वो अच्छी तरह से कमाई कर सकते हैं। आप किसी एक मल्टीटास्किंग एग्जाम्पल अगर हम ले तो जहाँ मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ बनता है तो वहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर होते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं। उसके साथ साथ जो लो ऑर्डर में जो काम करते हैं, जैसे कि उनकी पूरी बॉडी बनानी है, उनके प्लांट और मशीनरी के सामने खड़े लेके, वो सभी जो हार्ड वर्क करते हैं, लो क्वालिटी के लो स्किल वाले अनएजुकेटेड पर्सन है, उनकी जो इनकम है वो इंजीनियर से काफी कम होती है। तो जो बिजनेस पर्सन है अच्छी तरह से कमा सकते हैं। तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर टू कैटेगरीज इन इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम आर देयर। सेकंड, सोशल इनइक्वालिटी। Income social equalities are seen along with the economic inequalities. The rich and the educated class have modern thinking, while the uneducated poor class have the blunt and age old thinking. We get exploited in urban areas. वो सोशली भी उनकी इनकम कम है, उनके ख्याल मिलते जुलते नहीं है। वो लोग जो है वो अच्छी तरह से एजुकेटेड के सामने अपने धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगते हैं। थिंकिंग भी उनकी लो रेट की होती है। तो ऐसे दो सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है। प्रॉब्लम ऑफ स्लम dwelling. Slum dwelling. People coming to cities from the village are forced to live in hutment and dirty slums as they are not able to afford पक्का हाउस ड्यू टू देयर लो इनकम। जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, तो उनको 100% अच्छी तरह जॉब नहीं मिलेगी। उनके लेवल की जॉब वो ढूंढते वो नहीं मिलती, तो लो रेट पे वो रहती है। तो लो रेट पे रहते हैं और सिटी एरिया के अंदर उनके पास पैसे नहीं है पक्के मकान परचेस करने के लिए, तो उनको 100% हटमेंट एरिया के अंदर, स्लम्स एरिया के अंदर ही रहना पड़ता है। तो स्लम्स एरिया इफेक्टेड सो मेनी डिसीज इन इंडियन इन सिटी एरिया। Law and order problems, unorganized, uncontrolled, unurbanization has led the population explosion in the urban area. बहुत सारे बढ़ जाते, 10 लाख के 20 लाख हो जाते। इतना अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन से क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उनको मेंटेन करने की प्रॉब्लम होती है। पर कैपिटा व्हीकल इन सिटीज इज हायर देन द सीन इन द राइजिंग कंटिन्यूसली विच क्रिएट ट्रैफिक प्रॉब्लम। एक घर के अंदर 5 मेंबर है तो 10 व्हीकल होते हैं, 4 व्हीलर 3 होती है। ऐसे प्रॉब्लम के अंदर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ और ऑर्डर अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत सारा एक साथ 2 या 3 हवलदार होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके सामने लाखों में लोग व्हीकल लेके जाते हैं, तो रूल्स ब्रेक करते हैं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। मोर एवर इन द ऑप्शंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेबिलिटी टू अर्न इनफ इनकम, पीपल रिसोर्ट्स टू थेफ्ट, लूट when such anti social activity take place on such large scale, and day to day law and order
सिचुएशन प्रूफ्स इनसफिशिएंट एंड द सिचुएशन डिक्रीजेस। ये 100% हो सॉरी डिक्रीजेस नहीं, डिट्रेस टेक्स्ट, यानी धीरे धीरे ऐसे जो माहौल के अंदर जिसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, वहां भी लोअर ऑर्डर काफी हमारा वीक होगा, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। फिफ्थ, क्वेश्चंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। लोगों के लिए जो भी ड्रिंकिंग वाटर, शॉर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन हो रहा है, देन इट इज वेरी हार्ड टू गिव देम एवरीवन to enjoy infrastructure facility. Sanitation, storage, electricity, these are the due to failure because of the admission system are not going in right way. Why? Because the urbanization, अगर urbanization ज़्यादा हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, बर्थ रेट बढ़ रहा है, साथ में हम अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं तो लिमिट बढ़ रही है, तो इन सभी के सामने उनको बेसिक रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, ड्रिंकिंग वाटर की, टॉयलेट की, एजुकेशन की, हेल्थ की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की मिलनी चाहिए, तो वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वही पूरी सिस्टम ही वहाँ बंक हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। Sixth, problem of environment pollution, that we know it very easy. As urbanization is result, industrialization, pollution level reaches beyond the limit due to different industries. बहुत सारी इंडस्ट्रीज एरिया आ गए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर से बाहर जो धुआं निकलता है, पानी बहता है, वहां के एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, और एक प्रकार के वॉइस पॉल्यूशन भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे 50% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन सफर फ्रॉम स्किन एंड रिस्पिरेटरी डिसीज, यानी स्किन के साथ साथ वो धीरे धीरे ईयर के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, सुनने में भी उनको दिक्कत आ रही है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के साथ वो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहे हैं, तो ये 6 प्रॉब्लम नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। नाउ ये सभी प्रॉब्लम है, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं, मगर नेगेटिव प्रॉब्लम जो 6 पॉइंट है, यानी 6 + 6 टोटल 12 इफेक्ट हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेजर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। Due to uncontrolled urbanization, negative effect exceeds the positive effect, and before it attain dangerous proportion, it need to be controlled so that the negative effect reduce and the fruit of the urbanization can be made to reach the poorest of the poor classes. अगर ये ऐसा बढ़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रही है, पॉजिटिव इफेक्ट से वो ज्यादा जा रही है, तो उनको रोकना हमारा काम है, ताकि जो हमारे फ्रूट पॉजिटिव इफेक्ट है वो दूसरों को ना मिले। We can desirable the measures to reduce problem of your urbanization in the following ways. First, policy related step. Let us analyze the measure taken by the government of India to reduce the problem of urbanization. First, control has been imposed on the setting up the industries in those cities where the population is greater than 10 lakhs, so that limit can be imposed on the uncontrolled urbanization. अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन यानी बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, 5 के 10, 10 के 15 ऐसे तादाद में आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए अगर हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करें कि अगर 10 लाख से ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, वहां पे हम अगर 1000 के लिमिट के अंदर इंडस्ट्रीज यूनिट को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो 1001 नहीं, 1000 ही, ताकि वहां पे एक लिमिट मिल जाएगी कि 1000 ही फैक्ट्री है, इतने ही कामदार है, तो वहां अब जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें जॉब ही नहीं मिलने वाली, तो रिस्ट्रिक्ट होंगे। सेकंड, encouragement should be given to the development of small sized towns so big cities can be restricted from the further urbanization. यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी कुछ ना कुछ हमें इंकरेजमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उनसे भी उन लोगों को अगर इनकम मिलेगी तो जो ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है उनको भी benefit मिल सकते हैं। The Indian government has adopted such a policy so that big cities do not become bigger and small and a medium sized town is इन ऑल कैन डेवलप, यानी गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की है कि जिससे बिग सिटी को अच्छी तरह से और स्मॉल सिटी को भी अपने बैलेंसिंग डेवलपमेंट का मौका मिले, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ा मिले, और हर एक जगह पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा ना हो जाए और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग सैटेलाइट टाउन नियर बिग सिटी। सैटेलाइट टाउन का भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने रखा है अलग अलग बड़े बड़े सिटी के अंदर। सेकंड पॉइंट, टू रिड्यूस अर्बनाइजेशन, दैट इज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग
employment opportunity. Government has implemented employment-oriented programs to enhance self-employment opportunity in cities to ease the negative effect of urbanism. The aim to increase the spread of this program so that the urban poor can benefit through these programs and their income can rise and there can be improvement in their standard of living. गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के प्रोग्राम रखे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के प्रोग्राम रखे हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है या स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है, जिनकी इनकम कम हो रही है, जिनको सिटी एरिया के अंदर नहीं मिल रही है जॉब, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए हैं और इस प्रोग्राम के जरिए जो अर्बन एरिया के अंदर पुअर पर्सन है उनको बेनिफिट मिल सके और उनकी इनकम भी बढ़ सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सके. थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, ये सभी इंश्योर करनी पड़ेगी. इनसफिशिएंट अगर है तो वो नहीं चलेंगे, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप भी लेना पड़ेगा. Reach people at least grassroots level. The system should be made strong. The central government has implemented the plan to develop smart city too. Beside attempt must be made to construct houses for the slums levels. Government of India has already started making attempt to this direction by creating proper housing facilities. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्लम्स एरिया के लोगों का जो वहाँ झोपड़पट्टी है, हटमेंट एरिया, उनको हटाना है और उनको ऐसे पक्के मकान देना है जिससे कम रेट के अंदर उनको मिल जाए. तो ऐसे एरिया जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे एरिया के अंदर, सूरत के अंदर हम देखें तो सुमनगढ़ा, सुमन विला, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने बनाए जहाँ स्लम एरिया है, जहाँ पे कोई नहीं रहता और स्लम एरिया को डेवलप करना है तो उन लोगों को हटाना पड़ेगा वहां से और उनको ऑप्शनल दूसरे जगह रखना पड़ेगा. उन लोगों की इनकम कम है तो उनके हिसाब से उनको कच्चे मकान भी मिल सकते हैं. ऐसी गवर्नमेंट की सोच है और वो इस सोच के अंदर आगे बढ़ रहे बहुत सारी योजना लेके. एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी. द रिच एंड द वेल टू डू क्लास इन the cities are able to attain the advanced education and health facilities quite easily, but the poor classes are unable to get enough and qualitative access to such services, which creates problem in the reduction in the negative effect. If these facilities are made accessible to poorest of the poor, the negative effect of the urbanization can be minimized and the positive effect can be enabled to the rich people. यानी हेल्थ और एजुकेशन की अगर सर्विस हर एक जगह मिलती रहे, फ्री सर्विस मिलती रहे, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात हुई, गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि हर एक के पास पैसे नहीं है, पुअर पर्सन, मिडिल क्लास के पास हेल्थ के भी प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड जो भी डॉक्टरी मेडिकल की फैसिलिटी भी वो अगर भुगतना चाहते हो नहीं भुगते तो उनके लिए भी क्वालिटेटिवली एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. उनको कुछ ना कुछ अच्छी तरह से उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, उनको भी अच्छी से सर्विस देनी पड़ेगी. इन दिस फैसिलिटी आर मेड एक्सेसिबल टू पुअर के पास भी हर एक हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी आनी चाहिए. ऐसा अगर करेगी तो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर होकर पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे. Development of the cottage and small scale industries. Along with the large scale industries, the subsidiary industries, cottage and small scale industries should be increasingly developed so that economic inequalities can be reduced and socio-economic inequality due to unurbanization can be reduced. Development of the cottage and small industries. अगर cottage और small industries को भी अगर हम डेवलप करेंगे, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर से भी जो पढ़े लिखे नहीं है या जिसके पास इनकम के सोर्सेज कम है वो भी डेवलप होंगे और इकोनॉमी की इनइक्वलिटी कम होगी, हर एक को पैसे मिलने के चांसेस रहेंगे, आमदनी मिलेगी, इनकम मिलेगी. तो ये भी एक पॉइंट है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम ज्यादा करेंगे. 6 पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरिया. अगर रूरल एरिया के अंदर ही फैसिलिटी अगर हम बढ़ाए तो वो वहां से वहां ही रहेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे. ये सोच गवर्नमेंट की है. फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन. अगर खेत में इरिगेशन की फैसिलिटी, अच्छे रोड बना दे तो वहाँ इरिगेशन के और बहुत सारे एजुकेशन के अगर वहाँ पे हम अच्छी तरह से ये उनका बढ़ावा करें तो हम वहाँ के लोगों को वहाँ पे ही रखें ताकि वो इंडिया सूरत के अंदर या किसी सिटी के एरिया, अहमदाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं है और वहाँ ही अपना गुजारा कर सके. सो द फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एक्सेट्रा शुड बी इम्प्रूव्ड so that people will not be forced to migrate to urban areas and this reduce the burden on the city and negative effect urbanization can be kept under control.
स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ानी पड़ेगी। अर्लियर वी हैव सीन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड हाउ दैट हैज क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ और ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, बहुत सारे ट्रैफिक के रूल्स कोई ब्रेक करते तो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, कोई लूट करते थे, कोई मर्डर करते थे, तो बाहर की जो पब्लिक आती है उनके साथ बहुत सारा कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं हो रहा है। तो इफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज टू बी इम्प्रूव, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन एंड व्हाट every deficiency of the administrative, the coordinative is seen should be eliminated and good governance should be brought about to ease to problem, to improve the law and order situation, more and more awareness should be brought about among the citizen। आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट भी अब अलर्ट हो रही है, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ा रही है, स्ट्रांग हो रही है। पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, अब हर एक रोड के अंदर हम देख सकते हैं, हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा है। तक आपने अगर हेलमेट नहीं पहना है, आप रोड रूल्स को ब्रेक कर रहे, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, पीयूसी का रूल्स आ गया है, अगर आप पॉल्यूट करते हैं पूरी एयर को तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया के अंदर गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है ताकि अर्बनाइजेशन के फ्रूटफुल रिजल्ट हर एक को मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये 6 पॉइंट तक हमने 7 पॉइंट कंप्लीट किए हुए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ऑन अर्बनाइजेशन के 60 पॉइंट है, 60 पॉइंट कैसे याद रखने हैं, कौन से पॉइंट को कैसे रिमेम्बर करने, वो आप कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि रिवीजन राउंड के अंदर यही हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आंसर को याद रखने, कैसे हमें मेमोरी पावर को बढ़ाना है। तो अब हम बात करेंगे नए पॉइंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। द फाउंडेशन ऑफ द नेशंस प्रॉस्पेरिटी is agricultural and industrial development which is not possible without infrastructure। कोई भी इकोनॉमी है उनके अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को अगर सॉलिड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस को बढ़ाना ही पड़ेगा। Thus it can be said that infrastructure development is a prerequisite for the agriculture and industrial development as an engine of economic development। Let's study the various types of infrastructure service। First is education। Education meaning and its importance। Education refer to the process of teaching and learning। सीखना है, सीखते सीखते कुछ नया जानना है। Education refer to process of teaching, process of teaching। एजुकेशन का मतलब है पढ़ाने की प्रोसेस, टीचिंग सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लर्निंग एंड टीचिंग इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एजुकेशन। कुछ सीखे, कुछ पढ़े, पढ़ने के बाद सीखे, सीखने के बाद पढ़े, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर सेक्शन बी और सेक्शन सी। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन रिफर टू दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू which physical and mental capabilities of the human being are developed। Thus, investment made for the education, training, grooming, research, etc. are known as a human capital investment। Human capital formation refer to that capital investment through which physical and mental capability of the human being are developed। जो human के अंदर एक mentally और फिजिकली जो एफिशिएंसी उनको कैसे बाहर लाए, अगर वो बाहर लाने के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और रिसर्च अगर के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर जो पैसे खर्च हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मानव मूड़ी है, उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पे हो रही है कि उनको ट्रेनिंग दो, उनको एजुकेट करो, उनके ऊपर ग्रूमिंग, उनके ऊपर रिसर्च कर, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम रखो, रिफ्रेशर प्रोग्राम रखो, ताकि उनके अंदर जो अच्छा है फिजिकल और मेंटल जो अच्छा, उनको बाहर लाने की बात हो रही है। प्रोफेसर मार्शल राइट विद रेफरेंस टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन एज फॉलो। एवरी जनरेशन इनहेरिटेड वैल्यू फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स व्हिच इज ट्रू इनहेरिटेंस। यानी जो हमारे पूर्वजों के पास से हम जो सीखते हैं वही हमारे लिए ट्रू इनहेरिटेंस है, यानी जो हमारा वारसा है, वारसो जिसे कहते हैं गुजराती में हमें, तो हमारे दादा परदादा के पास जो हम सीखते हैं वो हमारे लिए ट्रू इनहेरिटेंस है। इफ द फिजिकल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड get destroyed, but if the idea of the create physical wealth is not destroyed, we can retrieve the resource quickly। But if
ideas themselves are destroyed, the physical wealth will remain unutilized, and with time, such resource will be lost, and the world will be at the doorstep of the poverty. यानी काफी अच्छी बात मार्शल ने बताई है कि अगर हमारे ख्याल जो है, हमारे क्रिएटिविटी थॉट्स से अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, तो फिजिकल वेल्थ अगर सभी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो भी हम क्विकली उनको फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। मगर हमारे थॉट्स, हमारे क्रिएटिव थॉट्स, हमारे टेक्निकल, हमारे एजुकेटेड थॉट्स अगर किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो फिजिकल वेल्थ चाहे जितनी भी है वो अनयूटिलाइज होगी, और वो धीरे धीरे करके हमारे पुअर्टी के द्वार खड़े कर देगी। In this situation, education, training, research, technology, knowledge, standard of expertise, etc. influence development. Thus, education can be considered as the most important factors affecting the economic development. Through education, what can we achieve? First, an individual acquires more knowledge due to and she or he become eligible for the high class opportunity. As a result, his or her standard of living improve, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है एजुकेशन से। एजुकेशन इंप्रूव द पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सचेंज आइडियाज एंड अपलिफ्ट हर और हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी एजुकेशन काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। एन इंडिविजुअल कैन टेक प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर द हिमसेल्फ एंड ड्यू टू विच कैन बिल्ड अ फंक्शनल और एटमोस्फियर फॉर द लीडिंग अ गुड लाइफ। Education makes a person efficient enough to utilize the opportunities that generate in the society through the development. अगर एजुकेटेड पर्सन है तो उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यूटिलाइज करके पूरे सोसाइटी की भलाई कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्ट्री लेबर कैन बी इंक्रीज। अगर फैक्ट्री का आपके पास नॉलेज है, कुछ लेबर का नॉलेज है, तो यू कैन प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैन बी गिवन थ्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी विच आर available. Different methods of the production can be made to use the agriculture productivity. अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप अच्छी तरह से कोई भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज को भी अवेलेबल कर सकते हैं, अपने डिफरेंट मेथड से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट मेथड से अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फैक्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मगर एजुकेटेड पर्सन है, आपके पास कोई टेक्निक है, कुछ स्किल है, आप ट्रेन हो, तो आप ये कर सकते हो। Through effective education, a person active participation in the social issues can be increased. अगर social issues कोई बढ़ रहा है तो educated person है तो वो अच्छी तरह से वो cause solve कर सकेगा actively. It is essential to increase the expand education to make person understand the environment results and to enable society to create environmental balance and maintain the फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। यानी अगर लैंड की अगर फर्टिलिटी को बढ़ानी है, बैलेंस करना है एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन से फ्री करना है, तो जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से नॉलेजेबल है, एजुकेटेड पर्सन, तो वो अपने सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं। थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस कैन बी ब्रॉट रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड हेल्थ। हेल्थ के लिए और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर भी अगर पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छी तरह से पूरे देश को भी साफ सुथरा रख सकता है। Thus, after observing the development of the advanced countries, it can be said that through the education, efficient labor can be created who can contribute substantially to economic development. अगर इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छी तरह से पढ़े लिखे अगर हमें इंसान मिलते हैं तो वो अच्छी तरह से इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, डेवलप कर सकता है। अब प्रेजेंट स्कीनर्जी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम क्या है इकोनॉमी के अंदर, तो हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर 1 to 8 तक है, मगर 1 to 8 तक के अंदर भी दो पार्टीशन है, 1 to 5 लोअर प्राइमरी एजुकेशन और 6 to 8 अपर प्राइमरी एजुकेशन। 9, 10 we all know secondary sector section, then 11, 12 higher secondary section, and 12 plus that is college or higher education. And after 8 plus standard ITI study can be taken up and technical expertise can be achieved. The constitutions of the India has made primary education for the children between 6 to 14 years very very important. आप अंडरलाइन करो, आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। The constitutions of the India has made primary education for the children between 6 to 14 years group free and compulsory. The age limit is 6 to 14 years. जो भी गवर्नमेंट ने ये बताई है कि फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ड्यूरिंग द era of the planning right from the level, the various higher education institutes development and expansion
हैज टेकन प्लेस, जो अच्छी तरह से हम समझते हैं कि उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से लोग पढ़ने चाहिए, कोई भी ड्रॉप आउट ना होना चाहिए। अब हम डेटा यहाँ पे कलेक्ट करें 6 साल पहले का भी, 2020 के एंड में है, हम दिसंबर के 2020 चल रहे हैं, तो 6 साल पहले की बात करें हम 2013-14 की, देयर वाज 1.4 मिलियन प्राइमरी स्कूल, 1.4 मिलियन प्राइमरी स्कूल 2013-14 में 1.4 मिलियन प्राइमरी स्कूल थे, और उसके अंदर 7.7 मिलियन टीचर्स वेयर देयर, 7.7 मिलियन टीचर थे। 1.4 मिलियन के प्राइमरी स्कूल के अंदर 7.7 मिलियन टीचर्स थे। गुजरात स्टेट हैज टेकन इनिशिएटिव इन फॉर्म ऑफ गुणोत्सव एंड प्रवेश उत्सव एंड एनरोल द स्टूडेंट इन द स्कूल। गुजरात सरकार ने गुणोत्सव यानी बेसिक फैसिलिटी जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी 1 to 7, 1 to 8 स्टैंडर्ड के लिए होनी चाहिए, और प्रवेश उत्सव यानी एडमिशन प्रोसेस के लिए एक उत्सव होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। उनके तहत 2013-14 के अगर हम रजिस्टर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखें तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 93% एजुकेशन टू द प्रोग्राम बाय सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन, यानी सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम, और आरटी राइट टू एजुकेशन, हमारा हक है पढ़ने का। इस प्रोग्राम के तहत गुजरात के अंदर जो एनरोल हुए वो 93% एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी के अंदर एनरोल हुए। ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी द एजुकेशन सेक्टर हैज नॉट डेवलप्ड टू द डिजायर एक्सटेंट, जो हम सोचते थे ऐसा नहीं हुआ, पॉवर्टी भी बहुत है, इलिटरेसी भी बहुत है। इवन टुडे द सिचुएशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन इन स्मॉल विलेजेस इज नॉट मैटर ऑफ ग्रेटर कंसर्न। जो प्राइमरी एजुकेशन और स्मॉल विलेजेस के अंदर बहुत बुरी कंडीशन है। 29% ऑफ द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 स्टैंडर्ड, 5 कक्षा तक भी नहीं पढ़ते 29% लोग, चिल्ड्रन वो वहां से दाखला ले लेते, उठ जाते स्कूल में से, तो ऐसी कंडीशन है 29% की। मोर एवर इवन टुडे देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर आल्सो, ट्रेन टीचर की भी शॉर्टेज है। 2013-14 की बात करें तो 46:1 का कैलकुलेशन था, यानी 46 स्टूडेंट के सामने एक टीचर, और अपर प्राइमरी के अंदर 34:1 यानी 34 के सामने एक टीचर थे। इन इंडिया in 2013-14-16, the 13-14-16, 9% pupils were enrolled in secondary, while in 25 in higher secondary। हम देख सकते हैं कि 93% प्राइमरी में एनरोल हुए थे, मगर सेकेंडरी के अंदर हम देख सके तो 69%, और हायर सेकेंडरी के अंदर ओनली 25%। 1981 से लेके 2011 की हम एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी देखे तो लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर 43, 52, 64, 74 यानी 74% इंडिया के अंदर लास्ट सेंसन के तहत इंडिया के अंदर पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, यानी बाकी के 26 थम्स अप ही थे, उनको सिग्नेचर का भी प्रॉब्लम था, तो वो थंब इंप्रेशन ही लगाते थे। और गुजरात की बात करें तो 79% आर लिटरेट, यानी 20% पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। यानी 74% लिटरेसी इन 2011 and in Gujarat 79.31, very important data for MCQ. Now second point is health, meaning and importance of the health. The WHO, that is World Health Organization, has given the definition of health in this way. हेल्थ इज जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है और हम निरोगी है, ऐसा नहीं है, बट इट इज इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल पी, मेंटल एम और सोशल एस, PMS, ये तीनों अगर आप वेल बीइंग हो देन यू आर द healthy person. The productivity of the labor is depend on their health. Sound mind can be in sound body. Education, nature, while health of नचर्स इन द बॉडी, यानी अगर अच्छा दिमाग है, अच्छी बॉडी है, अच्छा आप सोच सकते हो तो अच्छी तरह से आप काम कर सकोगे। आपका डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो आप इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रदान कर सकोगे। नेशनल इनकम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द पब्लिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। नेशनल इनकम बढ़ने और कम होने में पब्लिक के साथ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ भी मायने रखती है। अगर पब्लिक हेल्थ अच्छी है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इफ द हेल्थ ऑफ द लेबर इज नॉट गुड एंड इफ ही फेल्स ill again and again, it adversely affect the production and productivity. If the health of the labor improve, automatically there will be growth in the production. Improvement in the health leads to increase in the economic growth, and there three way: rise in the productivity leads output more, natural resources can be better utilized and wastage of the resources can be stopped, rise in the income of the labor leads to higher standard of living.
अगर अच्छी तरह से फिजिकल फिट थे, पूरी तरह से वो इकोनॉमी के अंदर अपना 100% एफर्ट देना चाहती है, तो वो साउंड मेंटली फिजिकली काफ़ी फिट होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तो ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, जो वेस्ट हो रही है रिसोर्सेज उनको स्टॉप कर सकेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को 100% यूज कर सकेंगे और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर सकेंगे. देयर आर टू एस्पेक्ट्स necessary for the good health, that is balanced diet and good medical treatment. The average life of expectancy of the people of country in importance indicator of the people health. अगर आपके एज कितनी है उनका अगर हम ध्यान में डेटा ले तो उनसे हमें पता चला गया हमारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कैसी है वो हमें पता चलेगा. तो 1951 की हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज ऑफ इंडिया और 32 ईयर्स, यानी 1951 के अंदर हम 32 साल ही जी पा रहे थे. ध्यान में रखना ये एज काफी इंपॉर्टेंट है. 1951 हाउ मेनी एज, दैट इज 32 ईयर्स. बट इन 2011 लास्ट सेंसस हमारी एवरेज डिसाइड हुई 63.4, यानी नियर बाय हम 64 ईयर्स तक हम जिंदा रह पाते. यानी हम 1951 से लेकर 2011 की बात कर 32 से 64 आ गए. दैट विल प्रूव दैट it is balanced diet and nutrition food are going on, good treatment. Similarly, infant mortality also in to 1951 156 we fell down to 144, यानी पहले 146 per thousand गुजर जाते थे 1951 के अंदर, वो 2012 के अंदर 44 हो गए हैं. That is good sign of the health. Now health situation. Even today 70% of India of total population live in village. हमारे टोटल 100 करोड़ 121 करोड़ में से 70 करोड़ अभी भी हमारे पब्लिक विलेज के अंदर रहते हैं. बट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हॉस्पिटल ओनली 1/5 ऑफ द सिचुएशन इन द रूरल एरिया. 70% वहां रहते हैं, फिर भी हमारी टोटल हॉस्पिटल की 1/5 यानी 20% हॉस्पिटल रूरल एरिया के अंदर है. दस रिक्वायर्ड मेडिकल सर्विस आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरिया, यानी जितनी चाहिए उतनी मेडिकल सर्विस नहीं है. There is a vast difference between the medical service in the rural and urban area. There are the shortage of the specialized treatment in rural areas as specialists are not available, like child specialist, that is pediatric specialist, for the woman gynecologist, anesthesiastic, eye specialist, orthologist like MD, MS. हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर गांव के अंदर नहीं है, अवेलेबल नहीं है वहां पे. तो 70% अगर वहां पे रहते हैं और इतने जो स्पेशलिस्ट वहां होने चाहिए वो नहीं है, दैट इज अ पुअर कंडीशन ऑफ विलेज एरिया. गुड ट्रीटमेंट एंड टाइमली ट्रीटमेंट is not available in that area. A healthy child cannot be born an unhealthy mother. ध्यान में रखना है, healthy child cannot be born in unhealthy mother. In India, due to lack of nutrition food, 50% of the female between age group of 15 to 49 suffer from the iron deficiency. Iron deficiency से 15 to 20 49 के बीच के जो 50% महिला को डिसीज है, एंड आउट ऑफ देम 90% डाइड और 90% वो मर जाती है. The problem can be ultimated by the spread of the education expansion, spread health service. The World Bank report shows that very important. The World Bank report shows that in India spends 4.4 of the health out of the gross domestic product, while the America spend 20 and China spend 12%. यानी जो मेडिसिन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर जो खर्च होना चाहिए इंडिया के अंदर वो सिर्फ 4.4% है, 5% भी नहीं है. While in America 20.3% and China 12.5%. Government is consistently increasing the expenditure on the health. There is a direct relationship between health and the country's economic development, and thus government can be build a healthy nation by the expanding and extending the health service in the rural area. Now third point is electricity. House is health is clear here. Electricity can be considered as an important growth engine of the economic development. In fact, it can act as a growth engine of the development of the rural and urban area. Electricity काफी important role अदा करते हैं development के लिए. Thanks to electricity, the growth of agriculture, irrigation, cottage, small industries, and rural area के अंदर अगर electricity नहीं है तो agriculture बंद, irrigation बंद, cottage और small scale industries भी बंद होने के chances हो सकते हैं. क्योंकि electricity है तो ये सभी वहाँ पे develop हो रहे हैं. In the same way, in cities also electricity is very important. Cities area के अंदर भी electricity का काफी important है. Industries डिपेंड ऑन ओनली इलेक्ट्रिसिटी. आप जानते हो कोई भी इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक के बिना नहीं हो सकती. सर्विस सेक्टर भी, अगर स्कूल है, कॉलेजेस है, बैंक है, सर्विस सेक्टर, पोस्ट है, LIC है, उनके अंदर भी अगर लाइट बत्ती गुम हो गई, कंप्यूटर बंद हो गए तो वो सर्विस नहीं दे पाएंगे. इन इंडिया 1950-51 द प्रोडक्शन ऑफ द कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी फॉर 2300 मेगावाट्स.
50-51 की बात करें तो 2300 मेगावाट हम प्रोडक्शन करते, विच विल इंक्रीज बाय इन 2009 वाज 1,54,574, यानी हमने 61 ईयर्स के अंदर 100% जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, एंड मल्टीपल इंक्रीज हो रहा है हमारा। द फ्रूट ऑफ दिस इंक्रीज डायरेक्टली सीन इन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके फ्रूट हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इंडिया जो है उनकी जो हम डेटा देखें, काफी इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है पूरा, कि हम लीड है वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में और कंजम्पशन करने में भी। वी आर प्रोडक्शन के अंदर टॉप 10 में है, प्रोडक्शन करने में 7th है, यानी टॉप 10 के अंदर हमारा नंबर है, और यूज करने के अंदर, कंजम्पशन करने में भी हम टॉप 5 के अंदर है, यानी हम ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, कंजम्पशन भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। 4 वे टू जनरेट, 4 तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। थर्मल पावर, दैट इज थ्रू कोल, hydroelectric power, that is through water, nuclear through nuclear energy, and other, that is windmill, biogas and solar. Apart from the government consistently making effort to make solar power more useful and people friendly by giving subsidies from the purchase of the solar cooker, solar geyser, it is also encourages they use the solar panel. गवर्नमेंट बहुत सारे एरिया के अंदर सोलर पैनल के रूफटॉप लगा रही है, वो कुकर, सोलर कुकर के बारे में सो रही, ताकि हम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सके, बचा सके। आउट ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन 2012-13 70% वाज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 16 फ्रॉम द वाइंड, 2 फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड 12 फ्रॉम द अदर। जो 4 तरह के जो हमने जनरेट किए हैं उसमें से मैक्सिमम हम यूज करते हैं 70% हाइड्रो, यानी पानी से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्रिएट करते हैं। The Indian government has been giving more and more encouragement for the hydroelectricity and power and wind power, यानी windmill और hydro यानी पानी और जो पवन चक्की जो हम कहते हैं, उनसे उनका ज्यादा इंकरेजमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे लेस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के चांसेस काफी कम है। There is a faster progress in the population production due to above mentioned 2 sources. The use of electricity production in agriculture, in industries, in household transportation, ये अलग अलग हम देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर 45% इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता था 2012-13 के अंदर, और सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो रहा था। 22% हाउस होल्ड के अंदर, यानी फर्स्ट 45 इंडस्ट्रीज के अंदर, फिर हाउस होल्ड के अंदर हुआ था। तो ये हमारा कंजप्शन है। The production of the electricity in India done by central government and state government, private sector। हम जानते हैं कि टोरेंट पावर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट GEB, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने का काम करती है। अब बहुत सारे चैलेंजेस है इलेक्ट्रिसिटी के सामने भी। The biggest and the most important challenge is that not to be able to use fullest production capacity। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उनका फुल यूज नहीं कर पा रहे हैं। The second challenge is that the availability of the electricity is not enough to meet requirement of the economic which aim to grow at the rate of 7.8। यानी अगर हम इकोनॉमिक ग्रो रेट अगर 7.8% के हिसाब से हम करना चाहते हैं, तो इतना हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं हमारे पास। The production of the electricity is less than the production of capacity। जितनी हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उतना हम the production of the electricity is less। जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से काफी कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस improper electricity distribution, wastage of the electricity, theft and electricity also an important challenge। लोग बीज की चोरी कर रहे हैं अलग अलग जगह से अपने लाइट बिल को कम करने के बारे में। इंडस्ट्रीज के भी बिल बहुत आते हैं, उनको कम करने के लिए थेफ्ट करके इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज आल्सो इफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक हाई कॉस्ट, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, स्कैरसिटी ऑफ कोल। बहुत सारे एरिया के अंदर अभी भी स्टेगरिंग है, बहुत सारे एरिया के अंदर बिजली जाती है 24 आवर्स की, नॉन स्टॉप बिजली नहीं मिल रही है, ये भी एक चैलेंजेस है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ। नाउ रेलवे। World over, railway is considered to be the revolutionary development in the field of the transportation। The British गवर्नमेंट डेवलपमेंट रेलवे इन इंडिया बाय देयर ऑन बेनिफिट। हम जानते हैं 11th में पढ़ के आए हैं कि गवर्नमेंट के अंदर रेलवे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही रेलवे की स्टेब्लिशमेंट की थी, मगर अपने भले के लिए, उनके लिए की थी, दूसरों के लिए नहीं की थी। सो इंडियन रेलवे वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इन 1853। ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क इट अंडरलाइन इन सेक्शन बी और इन वन वर्ड इन विच railway was set up in India, that is 16 April 1853।
Which are the two states, that is Bombay and Thane? Bombay और थाने के बीच कितनी माइल थी? 22 माइल, that is approximately 34 kilometers. After independence, the administrator of the railway came in the hands of Indian government and administrating through the separate department. एक separate department मिला इंडियन इकोनॉमी के अंदर, रेलवे का अपने इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया सब कुछ. टुडे द स्प्रेड ऑफ द रेलवे नेटवर्क स्टैंड नंबर 1 इन एशिया के अंदर जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो नंबर 1 है, और नंबर 4 इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट इंडिया का 4 नंबर पे है और पूरे एशिया में नंबर 1 का है. रेलवे इंडिया बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज, बहुत बड़ा हमारा जो पब्लिक डिपार्टमेंट है वो एंटरप्राइज है. टुडे मोर देन 14 lakhs people have got employment. 14 lakhs people, 14 lakhs, very very important. When you have been asked write a short note on railway, this data is very very important. 14 lakhs लोग कमा रहे हैं, employment जनरेट हो रही है. In 2012 8,200 million in 2011 8,200 million and 8,200 million passenger are traveled and 970 million tons were transported by the railways. The development of the railway has played an important role in India economic development because first, industrialization and business have become very easy. Second, industrialization and business have become faster because of occupation dynamism, which is due to faster movement of heavy machine. अगर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने हैं, बिजनेस को बढ़ावा देने हैं, तो उनके मशीनरी प्लांट, उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए. It is only possible with the train. Regional dynamism of the labor has improved due to increase in speed, safety, comfort level and travel. These are resulted in increase in the labor supply of industries. Industries के अंदर लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, तो रेलवे ही पॉसिबल हो सकते हैं. Development of the railway has resulted in the commercialization of the agriculture and also enabled the transportation of the fertilizer, tools, other inputs from the distance place to agriculture and the agriculture produce to transport to market. ये रेलवे है तो पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी यहाँ से वहाँ आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इंडिया फॉरेन ट्रेड हैज डेवलप. फॉरेन ट्रेड के बारे में भी अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के हिसाब से ही वो फॉरेन ट्रेड के भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं. न्यू सेक्टर डेवलपमेंट विच टूरिज्म के अंदर लोग घूमने जा रहे हैं. अगर टूरिज्म है तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वहां से भी इनकम मिल रही है लोगों को, तो ये टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है. रेलवे हैज एक्टेड एज लिंक फॉर द नेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक यूनिटी भी प्रदान कर रही है नेशनल के लिए. Thus it can be also said that railway as an infrastructure facility has contributed to the development of the agriculture, industries and service sector, which entirely economy has attained development. Hence, in every 5 years, every 5-year plan, encouragement in the being given the development of the railway is one of the main motto of that, and modernization is one of the aspect where taken care first. कैसे उनको डेवलप करेंगे, मोर मॉडर्नाइजेशन अंडरटेक विंग प्लान, मॉडर्नाइज कैसे करें उनके बारे में सोच रहे हैं. मोर फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड, मेक रेल ट्रैवल सेफर, सेफ्टी के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट. मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन, मॉडर्न रेलवे स्टेशन को अच्छी तरह से मॉडर्न करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर. रेलवे कंपार्टमेंट आर ऑल्सो बीइंग मॉडर्नाइज, रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर भी पैसेंजर को आसानी कंफर्ट फीलिंग हो ऐसी वो सोच रही है. उसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुके हैं. मोर एंड मोर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे टेक प्लेस सो द ट्रैवल बिकम वेरी फास्टर. इलेक्ट्रिफिकेशन से काफी स्पीड बढ़ रही है. थ्रू द मॉडर्नाइजेशन द वर्क ऑफ द इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. ट्रेन स्पीड में होनी चाहिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम बर्बाद न होना चाहिए, ये भी सोच रहे. टेलगो एंड बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है. इन स्पाइट ऑफ ऑल efforts there are some challenges. सेक्शन बी के अंदर आपको पूछा जाता है कि what are the challenges faces by railway. The modern technology still insufficient. आबादी ज्यादा है, उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनसफिशिएंट है. फैसिलिटी ऑफ द रेलवे स्टिल इनसफिशिएंट, द रिलेशन ऑफ द डिमांड, जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो रहा है. शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, पैसे कम पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशियली भी. प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स को भी फैसिलिटी अच्छी तरह से जो उनको मिलनी चाहिए वो शॉर्टेज हो रही है. रीजनल इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट. रेलवे बहुत सारा रेलवे काफी डेवलप है, बहुत सारी जगह अभी भी इम्बैलेंस है, तो ये बैलेंस भी नहीं हो रहा है. ये बात हुई हमारी रेलवे की. अब लास्ट पॉइंट, ये इस चैप्टर का हम जा रहे हैं पेट्रोलियम. Petroleum can be considered as an important source of the energy. Moreover, it is a driving force for the movement of the vehicles
any modern technology has depend on the petroleum produce for its production. However, we are depend on imports because the production of the petroleum is relatively limited at our country. Production करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें 100% पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए. पेट्रोलियम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. अगर ये अच्छी तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, व्हीकल को चलाना है, प्रोडक्शन करना है, मशीनरी चलाना है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है बाहर से ही. द डिमांड फॉर द पेट्रोलियम इज राइजिंग ग्रेटरली बिकॉज ऑफ स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, 1956 में ही पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी है, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है. अलॉन्ग विद दैट ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली एंड हैज रिजल्टेड इन द नंबर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक व्हीकल्स विच इंक्रीज द डिमांड फॉर द पेट्रोल. प्राइवेट व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, पब्लिक व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है, तो इनिशियली उनकी डिमांड बढ़ रही है. इन इंडिया ऑल रिजर्व were found for the first time in असम. असम के अंदर पहली बार, काफी इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस के अंदर आपको पूछा जाता है कि कहाँ पे मिला सबसे पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो असम में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडिया के अंदर, असम के अंदर हुआ. रिलीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेट्रोलियम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ONGC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ONGC was set up in 1959. 1959 is very important year for the establishment of the ONGC. Oil and Natural Gas Commission Limited are set up in which year? That is 1959. And later the government converted it into corporation by the initiative exploration of the crude oil. Though through ONGC it has been found that petroleum resources are present in Kadi, Kalol, Ankleshwar, etc. Through ONGC it has been found that petroleum resources are present इन कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर. गुजरात के अंदर कहाँ पाए गए? तो गुजरात के अंदर कड़ी, कलोल, अंकलेश्वर के अंदर. इन बॉम्बे हाई आर सौर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म हैज बीन erected in spite of all these efforts. India's contribution to petroleum product is just 0.4 of total extent of the world production at present. प्रेजेंट के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर ओनली 0.4% ही प्रोडक्शन हो रहा है. एंड कंटिन्यूसली राइजिंग डिमांड, और डिमांड उनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही. सो दैट द पेट्रोलियम रिजर्व आर ओनली इनफ टू मीट द डिमांड फॉर द लिमिटेड नंबर्स ऑफ द ईयर्स. हेंस, यानी बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे जो अब मिलने वाले नहीं है. Some of the year they are, we can find out, then after it not reusable or re-available. Hence the contribution of the world have started thinking seriously in this manner, and energy resources are also implemented in this direction. Research programs are being undertaken. India has also started encouraging research in this direction. Natural gas also the consider in to be of petroleum origin, which is predominantly used in the thermal power stations. Cooking gas or fuel are also running vehicles, and also total gas production. बहुत सारी ऑटो हम देख सकते हैं LPG से चल रही है, बहुत सारे व्हीकल LPG से चल रही है. पेट्रोलियम के जगह दूसरी बहुत सारे ऑप्शन गवर्नमेंट ढूंढ रही है. द टोटल गैस प्रोडक्शन इन द इंडिया इज ओनली 0.5% ऑफ द टोटल गैस ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के हम 0.5% ही प्रोडक्शन कर रहे हैं गैस का. बाय यूजिंग मोर नेचुरल गैस इट इज बिलीव दैट द एनवायरमेंट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस. यानी LPG का हम यूज करें, CNG का यूज करेंगे तो पेट्रोल प्रोडक्ट से जो धुआं पूरे पॉल्यूशन करते हैं वो उनका भी हम सामना जो करते हैं उनका भी पॉल्यूशन हम कम कर सकते हैं. हेंस इट शुड बी यूज increasingly in the production of the electricity and for vehicle operation. Use of gas consider environmental friendly. So we can completed over total 12 chapter, 11 chapter standard 12. So our portion is completed here. Now in next topics, in next video we are going to discuss some of the रिवीजन बेस्ड राउंड. रिवीजन के राउंड के अंदर हम आगे बढ़ेंगे. रिवीजन राउंड के अंदर हम अच्छी तरह से जो भी क्वेश्चन आंसर बोर्ड के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के अंदर के वो डिस्कस करेंगे. और वो क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है, रिमेम्बर कैसे करना है, वो हम अच्छी तरह से आपको ट्रिक देंगे. तो ये 11 चैप्टर तक की हमारी यहाँ पे मंजिल पूरी होती है. और अब काफी इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करेंगे. जैसे ही रिवीजन राउंड कंप्लीट करेंगे उसके बाद पॉड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कैसे लिखनी है, एक एक दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. फिर राइटिंग स्किल होगी, ये सब कुछ हम आगे बढ़ते जाएंगे.
तो thanks a lot for watching this video till the end. Keep watching ICT का for channel for exam based important video. जिन्होंने लाइक शेयर की है सब्सक्राइब की है उनका हम यहाँ से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने नहीं की उनको हम www.ICT का for चैनल गूगल में टाइप करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आप पाइए, या फिर आप अपनी ऐप इंस्टॉल करें, फ्री है टोटली एंड्रॉइड वर्जन के लिए। Related to this video, if you have any query, you can directly call me on 96625321, or you can also write on cknayak@gmail.com, or you can comment me in this comment box. So I am thankful to you to see this video till the end. Thanks a lot. Thank you for the day.